नमस्कार स्टूडेंट। हमने आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के पिछले क्लास में अंबेडकर जी के जीवन परिचय और उसकी प्रेरणा के स्रोत के बारे में जाने। आज हम उसके राजनीतिक विचारों के बारे में जानेंगे। डॉक्टर अंबेडकर तत्व चिंतक, राजनीति दार्शनिक, सैद्धांतिक राजनीतिक चिंतक ही नहीं बल्कि एक कर्मयोगी भी थे। भारतीय दलित वर्गों के राजनीतिक नेता थे। उसके साथ साथ भारत की विशिष्ट राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपने विचार प्रकट करने का काम किया। उनके राजनीतिक विचारों का अध्ययन करते समय उल्लेखनीय है कि भारतीय सामाजिक परिस्थितियों एवं सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में ही उनका अध्ययन अपेक्षित है। उनके प्रमुख राजनीतिक विचार अगर देखें तो उसमें सबसे पहला आता अम्बेडकर जी ने भाषाई राज्यों के पर विचार दिया था, जिसमें सन 1948 में भारत सरकार ने भारत में भाषाई राज्यों की मांग पर विचार करने के लिए एक भाषाई आयोग का नियुक्त किया। इस भाषाई आयोग का समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर ने कहा कि भाषाई प्रांतों के निर्माण से लोकतंत्र अच्छी प्रकार से क्रियान्वित नहीं होगा। एक भाषाई प्रांत में मिश्रित प्रांत की तुलना में सामाजिक एकजुटता अधिक अच्छी प्रकार की बनी रहेगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भाषाई प्रांतों का निर्माण से कोई खतरा नहीं है, किंतु खतरा इस बात से है, अवश्य है कि प्रत्येक प्रांत की अपनी एक अलग भाषा सरकारी काम की भाषा बना दी जाएगी। और अंबेडकर को ने साफ कहा, यदि क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर राज्य बना दिया जाता है तो प्रत्येक प्रांत में ऐसी संकुचित संस्कृति का विकास होगा जिसकी जिसकी परिणति अंत में जाकर क्या होगा, भारत की एकता को खंडित करने का कार्य करेगा। तो अंबेडकर की दृष्टि से भाषाई राज्य समय की आवश्यकता है और उसके समर्थन में उन्होंने दो तर्क दिए। पहला कि इससे लोकतंत्र का क्रियान्वयन का आसान होगा, दूसरा इससे जाति और संस्कृति तत्वताओं दूर किया जा सकेगा। उसका स्पष्ट मत था कि संविधान में इस प्रकार का उल्लेख किया जाना चाहिए कि प्रादेशिक भाषा राज्य की सरकारी भाषा नहीं होगी। उन्होंने कहा संविधान में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि हर राज्य की सरकारी भाषा वही हो जो केंद्र सरकार की है। उनके अभिमत एक संघीय शासन से संविधान भाषा के आधार पर ही नहीं होना चाहिए। राज्यों का भी सरकारी भाषाओं के आधार पर उनका गठन खतरनाक है। इस तरह राज्य का अलग राष्ट्र बन सकते हैं। उन्होंने एक भाषा अनेक राज्य फार्मूले का समर्थन किया। उसके अनुसार से हिंदी को राज्यों में सरकारी कामकाज की भाषा बना दिया जाना चाहिए और जब तक हिंदी का समुचित विकास नहीं होता तब तक अंग्रेजी को चलने दिया जाना चाहिए। अंबेडकर बहुभाषी राज्यों का गठन चाहते थे। वे उसके अनुसार से भारत में भाषावाद, सांप्रदायिकता का ही दूसरा रूप था और महाराष्ट्र में मराठों का बाहुल्य, अतः जो शासक बनेगा वही मराठा भाषी नहीं बल्कि मराठा जाति के होना जरूरी है। इसके संबंध में अपने विचार देने की कोशिश की। दूसरा उसका जो राजनीतिक विचार था, अंबेडकर के राजतंत्र संबंधी विचार में उन्होंने कहा था, अंबेडकर ने जनतंत्र के संबंध में विभिन्न परिभाषाओं का विश्लेषण करते हुए एक नई परिभाषा प्रस्तुत करने का काम किया, जहां वे लोकतंत्र विचार विमर्श का शासन तथा अब्राहम लिंकन जनता के द्वारा जनता के लिए शासन कहते थे, वहाँ अंबेडकर के अनुसार से लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है, पद्धति है जिसमें बिना रक्त बहाए क्रांतिकारी सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाया जा सकता है। अगर तीसरी विचार देखें राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में, तो था राज्य संबंधी विचार। अंबेडकर राज्य को एक आवश्यक राजनीतिक संगठन मानते थे, किंतु वे इसे समाज में सर्वोच्च नहीं मानते थे। राज्य भले ही महत्वपूर्ण कार्यों को संपादन कराता हो, जैसे लोगों का अधिकार का और स्वतंत्रता का रक्षा, लोगों को विचार, अभिव्यक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना है, सामाजिक एवं आर्थिक राजनीतिक विषमताओं को दूर करना, आंतरिक व्यवस्था में बाह्य आक्रमण से रक्षा करना। मगर अंबेडकर के अनुसार से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की नूतन व्यवस्था का स्थापना कार्य राज्य ही करता है। इतने सारे कार्यों को संपादन करने के बावजूद भी वे राज्य को सर्वशक्तिमान और निरंकुश नहीं बनाना चाहते थे। उनके अनुसार से राज्य तो समाज सेवा का एक प्रधान साधन है। अंबेडकर के अनुसार से राज्य के अस्तित्व का आधार लोगों में सत्ता का पालन की भावना, राज्य का आधार शक्ति के बजाय आज्ञाकारिता की प्रवृत्ति है। क्या लोगों को राज्य के उन आदेशों को पालन करना चाहिए जो कि अनुपयुक्त हो? अंबेडकर ऐसे आदेशों को पालन का समर्थन नहीं करते थे। उसके बाद आते हैं चौथा, अगर इसका विचार देखें राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में,
तो शासन कार्य संबंधी अम्बेडकर के विचार। तो संसदीय लोकतंत्र के प्रशंसक होते हुए भी अम्बेडकर अमेरिकी ढांचे की अध्यक्षीय शासन प्रणाली के को अधिक उपयुक्त मानते थे, क्योंकि उनका आधार लाक तथा मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था। इसमें शासन की शक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता के मध्य एक संतुलन रहता है। इसके अनुसार से कार्यपालिका, विधानपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्ति का पृथक्करण होना जरूरी है। उसके अनुसार से अच्छी कार्यपालिका के कार्य प्रशासन में अल्पसंख्यकों को समुचित आदर देना, बहुसंख्यकों की निरंकुशता को रोकना, अल्पसंख्यकों को ऐसी प्रतिनिधित्व को प्रशासन के हिस्सेदार न बनाना जिसमें अल्पसंख्यकों का विश्वास प्राप्त न हो, और कुशल सुशासन के लिए स्थिर कार्यपालिका का निर्माण करना, ये उसकी शासन संबंधी विचार थे। उसके बाद अगर उनके अधिकार संबंधी विचार देखें तो अम्बेडकर व्यक्ति के ऐसे अधिकारों के समर्थक थे जिन्हें संविधान में स्थान देना चाहिए। उसके लिए अधिकारों तथा तब तक महत्व नहीं था उनके लिए अधिकारों का तब तक महत्व नहीं था जब तक उसके पीछे संवैधानिक उपचारों का प्रावधान न हो। वे अधिकारों के पीछे मात्र कानूनी संरक्षण ही प्राप्त नहीं मानते थे। व्यक्ति का अधिकार तभी संरक्षित है जब उनके पीछे सामाजिक स्वीकृति हो। यदि मौलिक अधिकारों का समुदाय द्वारा विरोध होता है तो कोई भी कानून, न्यायालय और संसद उसकी रक्षा नहीं कर सकता। अंत में कानून व्यक्तियों की भावनाओं की प्रतिछाया होना जरूरी है। अगर उसके बाद अगर अम्बेडकर के अधिकार संबंधी विचारों के बाद अगर धर्म और राज्य के संबंध में अगर विचार देखें तो भारत के संविधान के निर्माण के समय डॉक्टर अम्बेडकर ने धर्म और राज्य के आपसी संबंध के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, उनके अनुसार से प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण से स्वतंत्रता होना चाहिए कि वो किस धर्म को मानना चाहता है और किस धर्म को मानने व उसका प्रचार करने चाहता है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक समुदाय का जबरदस्ती सदस्य नहीं बनाना चाहिए। बच्चों की धार्मिक शिक्षा का दायित्व 16 वर्ष की आयु तक माता पिता की जिम्मेदारी है और राज्य का अपना कोई राजधर्म नहीं होगा। प्रत्येक धार्मिक समुदाय का यह अधिकार होना चाहिए कि कानून के अनुसार से धार्मिक एवं लोककारी संस्थाएं बनाई जाए। किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए कि जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष को बढ़ाने या बनाए रखने के लिए खर्च किया जाए। इस प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर ने धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थक के रूप में सबसे पहले जिस काम किया जिसमें सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धार्मिक सहिष्णुता प्राप्त हो। उसके बाद अगर अम्बेडकर जी की पाकिस्तान निर्माण संबंधी विचार को अगर देखें तो डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक थॉट ऑन पाकिस्तान 1941 में भारत विभाजन की समस्या पर विचार करते हुए पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया। उसके अनुसार से पाकिस्तान का मांग एक सांस्कृतिक समूह द्वारा अपने पृथक विकास की मांग है। यदि पृथक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की मांग दुखदायी नहीं है तो फिर पृथक पाकिस्तान की मांग परेशानी का कारण क्यों मानी जाती है। पाकिस्तान की मांग का अर्थ है एक राष्ट्र द्वारा अपने लिए जगह की मांग। यदि किसी समुदाय में राष्ट्र के सभी तत्व मौजूद है तो वह पृथक राष्ट्र की मांग कर सकता है। उसके बाद आते ये तो पाकिस्तान संबंधी निर्माण के संबंध में उसके विचार। उसके बाद आते हैं अम्बेडकर जी के सुदृढ़ केंद्र के संबंध में विचार कि एक राज्य को कैसे शक्तिशाली या केंद्र सरकार को कैसे शक्तिशाली बनाया जा सके। तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय मुख्य प्रश्न ये था कि संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाते हुए क्या राज्यों को स्वायत्तता प्रदान कर दी जाए अथवा केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्रदान की जाए। तो डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय राज्य की एकता और सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए सुदृढ़ केंद्र के पक्ष में थे। उनका स्पष्ट मत था कि संविधान संघात्मक है, यह द्वैध शासन की स्थापना करता है। केंद्र में संघ सरकार तथा उसके चारों ओर परिधि में राज्य सरकारें हैं। संविधान द्वारा निश्चित पृथक क्षेत्रों में उन्हें प्रभु सत्ता प्राप्त है। अम्बेडकर के अनुसार से संघात्मक सरकार का मुख्य लक्षण संविधान द्वारा विधायी तथा कार्यपालिका सत्ता का केंद्रण था। अंत में इसका अगर संबंध में जाने तो इस सिद्धांत का हमारे संविधान का अनुसरण किया गया। अंत में यह कथन असत्य है कि राज्यों को केंद्र के अधीन रखा गया। कहने का मतलब ये है कि सभी राज्यों को केंद्र सरकार की मदद करने के लिए राज्यों का या प्रदेश सरकारों का गठन किया गया। उसके बाद आता है अगर अम्बेडकर जी के हिंदू कोड बिल के बारे में अगर विचार जाने तो डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू कोड बिल के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने विधि मंत्री की हैसियत से अक्टूबर 1948 में संसद में हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया। अम्बेडकर की दृष्टि में निर्वाचित सांसद को पूर्ण अधिकार है कि समुदाय
के सुधार हेतु विधि निर्माण करे। हिंदू कोड बिल द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था कि विवाह के लिए जाति निर्धारित मापदंड नहीं है। महिलाओं के संपत्ति के अधिकार एवं उत्तराधिकार को मान्यता दी गई थी। यह महिलाओं के सामाजिक प्रगति को घोषक था, किंतु हिंदू कोड बिल का संसद उसके बाहर प्रबल विरोध हुआ और कुछ अंशों में संशोधन करना पड़ा। इसके अंबेडकर बहुत दुखी थे और 25 सितंबर 1951 में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। हिंदू कोड बिल पर बहस में उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप की व्याख्या इस प्रकार से की, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोगों को धार्मिक भावनाओं को बिल्कुल भुला दें। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सरकार लोगों को कोई भी धर्म विशेष मानने पर बाध्य न करे। संविधान जिस बात को मान्यता देता है वह केवल इतनी सी है। ये हो गई डॉक्टर अंबेडकर जी की राजनीतिक विचार। उसके बाद आते हैं डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक विचार। तो डॉक्टर अंबेडकर एक सामाजिक सुधारक और समाज व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के समर्थन करने वाले विचारक रहे हैं। अगर उसकी सामाजिक विचार अगर देखें, सामाजिक विचारधारा देखें, तो सबसे पहला आता है अंबेडकर द्वारा वर्ण व्यवस्था की आलोचना। तो सबसे पहले क्या है, भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का संगठन 4 वर्णों के आधार पर होता है। ये 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अंबेडकर चतुर्थ वर्णीय व्यवस्था के प्रबल आलोचक थे। इस विभाजन में शूद्रों के हितों की रक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। यहाँ तक कि शूद्रों के लिए ज्ञान प्राप्ति भी वर्जित था। शिक्षा और अपनी आत्मरक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपरिहार्य है, किंतु चतुर्वर्ण व्यवस्था में शूद्रों के लिए ये दोनों ही वर्जित थे। इसी कारण से अंबेडकर जी ने शूद्रों की रक्षा के लिए सेवा को अपने जीवन का ध्येय बनाया। और अंबेडकर अस्पृश्यता के खिलाफ थे। अस्पृश्यता अमानवीय तथा औचित्य रहित प्रथा थी। इससे भारतीय समाज की एकता प्रभावित होती थी। उन्होंने धर्मशास्त्र और भारतीय साहित्य के आधार पर सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि अस्पृश्यता मनुष्यकृत दुर्गुण है, न कि ईश्वरीय कृति। वर्तमान में अस्पृश्यतों की स्थिति बड़ी शोचनीय है। अतः उन्होंने सामाजिक दशा को सुधारने के लिए आर्थिक एवं सामाजिक प्रयत्न करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद अगर उस सामाजिक व्यवस्था के संबंध में अगर उसकी दूसरी विचार देखें तो जाति प्रथा उन्मूलन संबंधी विचार। तो डॉक्टर अंबेडकर के भाषण भारतीय सामाजिक चिंतन के इतिहास और विकास में कालजयी दस्तावेज के रूप में माने जाते हैं। 9 मई 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित गोष्ठी में नीव विज्ञान पर भारत में जाति प्रथा, संरचना, उत्पत्ति और विकास पर गठित लेख और लाहौर जात पात तोड़क मंडल 1936 के वार्षिक सम्मेलन के लिए उनके द्वारा तैयार किया गया जाति प्रथा उन्मूलन शिक्षा पर भाषण ऐतिहासिक महत्व के हैं। भारत में जाति प्रथा, संरचना, उत्पत्ति और विकास आलेख में अंबेडकर कहते हैं कि जाति की समस्या सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से एक बहुत बड़ा समस्या है। वे जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए भारत के विधि निर्माता मनु को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनके शब्दों में मनु ने जाति के विधान का निर्माण नहीं किया और न वो ऐसा कर सकता था। जाति प्रथा मनु से पहले विद्यमान थी और वह तो उसका पोषक था, इसलिए उसने उसे एक दर्शन का रूप दिया। प्रचलित जाति प्रथा को ही उसने संहिता का रूप दिया और जाति धर्म का प्रचार किया। अंबेडकर के अनुसार से प्रारंभ में अन्य समाजों के समान भारतीय समाज भी 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण या पुरोहित वर्ग, क्षत्रिय सैनिक वर्ग, वैश्य अथवा व्यापारिक वर्ग, शूद्र यथा शिल्पकार और श्रमिक वर्ग। इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि आरंभ में यह अनिवार्य रूप से वर्ग विभाजन के अंतर्गत व्यक्ति दक्षता के आधार पर अपना वर्ण बदल सकता था और इसलिए वर्णों में व्यक्तियों के कार्य परिवर्तनशीलता स्वीकार थे। हिंदू इतिहास में किसी भी समय पुरोहित वर्ग को अपना विशिष्ट स्थान बना लिया और इस तरह से स्वयं सीमित प्रथा की जातियों का सूत्रपात हुआ। दूसरे वर्ण में समाज के विभिन्न सिद्धांतानुसार अलग अलग खेमों में बढ़ गए। कुछ का संख्या बल अधिक था तो कुछ का नगण्य। वैश्य वर्ण मौलिक रूप से वे तत्व है जिसकी जातियों का अनगिनत शाखाएं कालांतर में उभरी, क्योंकि सैनिक व्यवसायिक लोग अल्प असंख्यक समुदाय में सरलता से विभाजित नहीं हो सकते, इसलिए वर्ण को सैनिक और शासकों के लिए सुरक्षित हो गया। डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि समाज का यह वर्गीय स्वाभाविक है, किंतु उपरोक्त विभाजन में अप्राकृतिक तत्व है। इसमें वर्णों की परिवर्तनशीलता के मार्ग अवरुद्ध हो गए और वे संकुचित बनते चले गए, जिन्होंने जातियों का रूप ले लिया। अंबेडकर यह भी मानते हैं कि कुछ जातियों की संरचना नकल हुई और नकल करने के 2 आधार दिखाई देते हैं, जिसमें पहला आधार है कि जिस स्रोत की नकल की गई
उनकी समुदाय में प्रतिष्ठा होनी चाहिए और समुदाय के सदस्य को प्रतिदिन उसके बारे में संपर्क होना चाहिए। भारतीय समाज में दोनों की परिस्थितियाँ मौजूद थी। चूँकि समाज में ब्राह्मण अर्ध देवता माना जाता है और उसकी प्रतिष्ठा असंदिग्ध है, अतः लोग उसका अनुसरण करते हैं। और इसी प्रकार जो जाति ब्राह्मणों के निकट है, वे सती प्रथा, बालिका विवाह जैसी प्रथाओं को नकल करने की कड़ाई से पालन करते थे। अंबेडकर के शब्दों में अगर देखें तो इसमें से कोई संदेह नहीं है कि भारत में जाति प्रथा निम्न वर्ग द्वारा उच्च वर्ग की नकल का प्रतिफल है। जाति समस्या के संबंध में अंबेडकर ने अपने आलेख में चार पक्ष उजागर किए थे। पहला, हिंदू जनसंख्या में विविध तत्वों में सम्मिश्रण के बावजूद इसमें दृढ़ सांस्कृतिक एकता है। जातियां एक विराट सांस्कृतिक इकाई है। तीसरा, शुरू में केवल एक ही जाति थी। और चौथा, इन्हीं वर्गों में देखा देखी यह बहिष्कार से विभिन्न जातियां बन गई। अपने दूसरे भाषण में, जिसे लाहौर जात पात तोड़क मंडल 1936 के वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया था और जिसका शीर्षक जाति प्रथा उन्मूलन है, डॉक्टर अंबेडकर ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या भारत में सामाजिक सुधार राजनीतिक सुधारों से पहले होने चाहिए। अंबेडकर इस विचार से सहमत नहीं है कि हम अपनी सामाजिक प्रणाली में सुधार नहीं करेंगे जब तक हम राजनीतिक सुधारों के योग्य नहीं हो जाते। उन दिनों अछूतों के साथ कैसा व्यवहार होता था, इसका चित्रण करते हुए अंबेडकर ने कहते हैं कि मराठा राज्य में पेशवाओं के शासन में यदि कोई हिंदू सड़क पर आ रहा होता तो किसी अछूत को इसलिए उस सड़क पर चलने की अनुमति नहीं होती थी क्योंकि उसकी परछाई से वह हिंदू अपवित्र हो जाएगा। अछूत के लिए आवश्यक था कि वो अपनी कलाई या गर्दन में निशानी के तौर पर एक काला धागा बांधे, जिससे कि वो हिंदू गलती से उसे छूकर पवित्र हो जाने से बच जाए। पेशवाओं की राजधानी पूना में किसी भी अछूत के लिए अपनी कमर में झाड़ू बांधकर चलना आवश्यक था, जिससे कि उसके चलने में किसी के पीछे धूल साफ होती रहे। ऐसा ना हो कि कहीं उस रास्ते से चलने वाला कोई भी हिंदू उसके अपवित्र हो जाए। पूना में अछूतों के लिए आवश्यक था कि जहाँ कहीं भी वो जाए, अपने थूकने के लिए मिट्टी का बर्तन अपनी गर्दन में लटका कर रखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं ज़मीन पर पड़ने वाले उसके थूक से अनजाने में वहाँ से गुजरने वाले कोई हिंदू पवित्र हो जाए। तो इसके बारे में कहा गया है कि सामाजिक सुधारों से पूर्व राजनीतिक सुधारों के समर्थक हिंदुओं के बारे में के सामने अंबेडकर ने प्रश्न किया कि जब आप अपने देश के अछूतों जैसे बहुत बड़े वर्ग को सार्वजनिक स्कूल का प्रयोग करने दे तो क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं? जब आप उसे सार्वजनिक कुओं का प्रयोग नहीं करने देते तो क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं? जब आप उन्हें अपनी पसंद के आभूषण व वेशभूषा धारण करने देते हैं तो क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं? और जब उन्हें उनकी पसंद के भोजन नहीं करने देते तो क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं? अंबेडकर के शब्दों में, प्रत्येक कांग्रेसी को जो J.S. मिल के सिद्धांत को मानता है एक देश दूसरे देश पर शासन करने योग्य नहीं है, यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि वह वर्ग दूसरे वर्ग पर किसी शासन करने योग्य नहीं है। भारत में समाज सुधारक से अभिप्राय स्पष्ट करते हुए अंबेडकर का मत था कि हिंदू परिवार के सुधार के अर्थ में समाज का सुधार और हिंदू समाज के पुनर्गठन अथवा पुनर्निर्माण के अर्थ में समाज सुधार, इन दोनों में अंतर किया जाए तो पहले के समाज सुधार का संबंध विधवा विवाह, बाल विवाह आदि से है, जबकि दूसरे प्रकार के समाज सुधार के संबंध जाति प्रथा के उन्मूलन से है। अंबेडकर के अनुसार से भारत में जाति प्रथा का समर्थन सर्वप्रथम इस आधार पर किया जाता है कि जाति प्रथा श्रम के विभाजन के आधार एक अन्य नाम ही है। यदि श्रम का विभाजन प्रत्येक सभ्य समाज का एक अनिवार्य लक्षण है तो यह दलील दी जाती है कि जाति प्रथा कोई बुराई नहीं है। अंबेडकर इस विचार के विरुद्ध तर्क देते हुए कहते हैं कि जाति प्रथा केवल श्रम विभाजन नहीं है, यह श्रमिकों का विभाजन भी है। एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था जिसमें श्रमिकों का विभाजन एक के ऊपर दूसरे क्रम होता है। किसी भी अन्य देश में श्रम के विभाजन में के साथ श्रमिकों का इस प्रकार से क्रम नहीं होता। कुछ लोगों ने जाति का प्रथा का समर्थन में जैविक दलील दी। कहा जाता है कि जाति का उद्देश्य प्रजाति की शुद्धता और रक्त की शुद्धता को परिरक्षित करता है। अंबेडकर के अनुसार से अब नवजाति वैज्ञानिकों का मत है कि
विश्व जब प्रजाति के लोग कहीं नहीं हैं और संसार के सब भागों में सभी जातियों का मिश्रण है। विशेषकर भारत के लोगों के मामले में तो यह स्थिति आवश्यक है कि श्री D.R. भंडारकर ने हिंदू जनसंख्या में विदेशी तत्व के विषय पर अपने प्रलेख में कहा कि भारत में शायद कोई ऐसा वर्ग या जाति होगी जिसमें विदेशी वंश का मिश्रण न हो, बल्कि ब्राह्मण में भी जो खुद भ्रांति में है वे सभी विदेशी तत्व से मुक्त है। अंबेडकर का यह मत है कि जाति प्रथा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो हिंदू समाज के ऐसे विकृत समुदाय की झूठी शासन और स्वार्थ के प्रतीक है, जो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुसार से इतनी समृद्ध थे कि उन्होंने जाति प्रथा को प्रचलित किया और इस प्रथा को अपनी जोर जबरदस्ती के बल पर उन्होंने क्या किया, निचले तबके तक उन्होंने फैलाने का कार्य किया। ये था डॉक्टर अंबेडकर जी का जाति उन्मूलन संबंधी विचार। उसके बाद आते हैं डॉक्टर अंबेडकर जी के दलित उद्धार विचार संबंधी विचार। तो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का केंद्र बिंदु दलित उद्धार था। बचपन से अछूत जाति में जन्म लेने के कारण उसे पग पग पर अपमान तथा भारी यातना का सामना करना पड़ा और दलितोद्धार अब भी था। उसके विचार एवं कार्यों के अध्ययन पर विचार बता सकते हैं। उसको अध्ययन करने के बाद पता चल सकता है कि किस तरीके से उन्होंने भारत में जो सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए जो लोग हैं उनको बेहतर करने की कोशिश की। सबसे पहला आता है जाति प्रथा और हिंदू समाज के नियम। वैसे तो अम्बेडकर के पूर्व समाज सुधारक दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, महात्मा गांधी आदि ने दलित उद्धार के लिए प्रयास किए, किंतु अम्बेडकर के समान जाति प्रथा और हिंदू समाज के विधान पर कठोर प्रहार किसी ने नहीं किया। उन्होंने प्रचलित वर्ण व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था की आलोचना की और कहा कि इस व्यवस्था पर आधारित सामाजिक ढांचे की हिंदू योजना ने जाति व्यवस्था और छुआछूत को जन्म दिया है। उन्होंने इस अमानवीय असमानता को दूर करने के लिए क्रांतिकारी सामाजिक हल की आवश्यकता पर जोर दिया और अम्बेडकर ने मनुष्य में स्थिति को अन्याय की जड़ मानते थे और अतः अपने आक्रोश व्यक्त करने के लिए उन्होंने अनेक बार मनुस्मृति को जलाने का कार्य किया। उसके बाद अगर उसके दूसरा विचार दलित उद्धार के संबंध में अगर देखें तो अछूतों को जीवन में सुधार के समर्थक। तो डॉक्टर अम्बेडकर यह भली भांति जानते थे कि अछूतों की वर्तमान स्थिति के लिए वह स्वयं ही उत्तरदायी है। अतः उन्होंने अछूतों द्वारा अपनी बुरी बातों, आदतों और हिंसा की भावना का त्याग कर आत्मसम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करने को कहा। उन्होंने कहा अछूतों संगठित हो, शिक्षित हो तथा अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करें। इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित स्त्रियों को सुझाव दिया कि पढ़े और अपने बच्चों को स्कूल भेजकर शिक्षित करें। उनकी इस दिशा में प्रयास कुछ हद तक भी सफल हुई और उन्होंने इसके द्वारा किए गए जो कार्य आज वर्तमान व्यवस्था में देखें तो ज़्यादातर आज भारत के जो लोग हैं वो शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उसके बाद आते हैं उसके जो दलित उद्धार के संबंध में उसका जो अगला कार्य अगर देखें तो दलितों की स्थिति के सुधार में कानूनी उपाय। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए कानूनी सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने दलित वर्ग के सदस्यों के विकास के लिए कुछ सिफारिशें की, जिसमें सबसे पहला आता है दलित छात्रों को वजीफों की संख्या बढ़ाई जाए, छात्रावास की व्यवस्था की जाए, प्रशिक्षण के लिए वजीफे दी जाए और विदेशों में इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाए। वजीफा मतलब होता है छात्रवृत्ति। इसके संबंध में उन्होंने कार्य किया। उसके बाद अगर उसके सार्वजनिक स्थानों पर दलितों को प्रवेश के संबंध में भी क्या है अम्बेडकर जी ने काम किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने समय में मंदिर, कुएं, तालाब आदि सार्वजनिक स्थलों पर प्रचलित दलित रोगों के निषेध का विरोध किया। ऐसा करना दलितों के साथ अन्याय करना है, इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह भी किया। उसके बाद उन्होंने दलितों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिलाने की भी उन्होंने कोशिश की। ब्रिटिश शासनकाल में मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्राप्त था, उसी प्रकार दलितों को भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मिलने का अम्बेडकर ने समर्थन किया। उसके बाद आते हैं अंत में अगर इसके सामाजिक कार्य देखें, अंतिम देखें तो बौद्ध धर्म अपनाना था। दलितों के प्रति होने वाले अत्याचार और अपमान को समाप्त करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों को धर्म परिवर्तन की बात सोची। उसके मंत्रानुसार दलित जब तक हिंदू है तब तक उसके साथ सम्मानपूर्वक जीवन बिता पाना संभव नहीं है। अतः 1956 में बड़ी संख्या में दलितों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। दलितों के प्रति उसके द्वारा किए गए कार्यों के कारण वे दलित के मसीहा बन गए थे। ये रहा डॉक्टर अंबेडकर की सामाजिक विचारधारा। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे अंबेडकर जी की आर्थिक विचारधारा।